दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 70 की दहाई के वस्त की बात है। शादमान लाहौर में एक जगह फायरिंग होती है और एक पंजाब की एक बड़ी शख्सियत जो अंग्रेज़ के दौर में ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट भी थे और भगत सिंह की फांसी के ब्लैक वारंट्स पर उन्होंने दस्तखत किए थे, वो एक गोली का निशाना बनते हैं और हलाक हो जाते हैं। उनके बेटे जो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बागी रहनुमा समझे जाते हैं, वो उस कत्ल का मुकदमा वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दायर करते हैं। शादमान थाने में जब उनकी दरख्वास्त पहुंचती है तो एसएचओ उस वक्त, जबकि पाकिस्तान में अब आइन और कानून की इतनी पेचीदगियाँ नहीं थी, लोग भी ज़रा सादा थे, और उस वक्त का जो एसएचओ था वो कोई इतना पढ़ा लिखा भी तस्वुर नहीं होता था। आज का तो एसएचओ जो है वो डीएसपी होता है, या माफ़ कीजिएगा एएसपी होता है। लेकिन उस वक्त का जो एसएचओ हुआ करता था वो एक सिंपल इंस्पेक्टर हुआ करता था। वो एसएचओ अपने सीनियर्स को लिखता है कि अहमद रजा कसूरी ने अपने वालिद का मुकदमा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त दी है। पुलिस हुकाम वज़ीर आज़म हाउस में रब्ता करते हैं और वज़ीर आज़म साहब से बात करते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करना किसी का भी हक है, ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, मेरे हाथ साफ हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इसमें बताने की बुनियादी बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ मिड 70s में मुकदमा दर्ज होता है कत्ल का, लेकिन उस मुकदमे को दर्ज करने से पहले वो एसएचओ जो मुकम्मल तौर पर बाख्तियार भी होता है, वो अपने आला पुलिस हुकाम को की इजाज़त मांगता है और पुलिस हुकाम वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से उसकी इजाज़त लेते हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की। लेकिन हैरत की बात है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, उनके 41 साथियों जिनमें एक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं, जिनकी हुब्बुल वतनी किसी भी शक व शुबे से बालातर है, वो भी उस मुकदमे में शामिल होता है। बगावत का मुकदमा दर्ज हो जाता है। वफाकी वज़रा जिनमें गवर्नर पंजाब भी शामिल हैं, फवाद चौधरी पहले शख्स हैं, वो ये कहते हैं। फिर आमिर डोगर जो चीफ विप है पीटीआई के कौमी असम्बली में, वो ये कहते हैं कि हमने तो ये मुकदमा दर्ज ही नहीं किया। वफाकी काबीना में इस पर डिबेट होती है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं तो सालगिरह का केक काट रहा था, चलिए मान लिया। लेकिन 3 वफाकी वज़रा, जिनमें एक सानिया निश्तर हैं जिनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर है, शेख रशीद साहब और फ़रोग नसीम साहब, जो आइन और कानून के बहुत ही आला माहिर समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इस मुकदमे को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बाकी काबीना मुखालफत करती है, लेकिन फैसला होता है फैसला वो होता है जो ये 3 लोग चाहते हैं। यानी ये कह दिया जाता है कि वफाकी काबीना इसमें मदाखलत नहीं करेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब पर उंगलियां ना उठें तो इस सूरत हाल में क्या हो, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन नाज़रीन, इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि ये मुकदमा दर्ज करने का प्रोसेस क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक तो आइन है, फिर आइन के मातहत मुख्तलिफ जराइम की मुख्तलिफ सज़ाओं के हवाले से दो किस्म के कोड्स हैं। यानी एक पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड, और एक सीआरपीसी है। पहले ज़रा सीआरपीसी की बात करते हैं। सीआरपीसी का मुखफ़फ़ है क्रिमिनल प्रोसीजर, माफ़ कीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? आज हमने कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन से इस हवाले से जब बात की तो उन्होंने ये समझाया कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम होते हैं उनकी कोडिंग क्या होगी, उनकी ग्रेडिंग क्या होगी, ये सीआरपीसी में तय होते हैं। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है पाकिस्तान, उसमें ये तय होते हैं। उसमें जुर्म की नौइयत, उसके मुख्तलिफ जो मराहल हैं, फिर किस किस्म के जुर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सब कवर किया जाता है सीआरपीसी में। और सेडिशन चार्जेस, यानी कि जो आइन का आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 अगर आर्टिकल 6 के तौर पर लिया जाए तो वो डील करता है हाई ट्रीजन यानी आइन से बगावत को। पाकिस्तान से बगावत उसी आर्टिकल की एक झेली शिक के तहत सीआरपीसी में मौजूद है। सीआरपीसी का आर्टिकल है 196, 196A, 196B और फिर 197।
इन दफात में बहुत वाज़ेह ये कहा गया है, और फिर पीपीसी है। पीपीसी इसलिए बनाया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के, जो ये जराइम हैं इनकी सज़ा क्या होगी, मुख्तलिफ जराइम की मुख्तलिफ सज़ा उसमें तय है। इसी तरह सेडिशन चार्जेस की भी सज़ा उसमें तय है। उसमें पाकिस्तान से जो बगावत है, आइन से बगावत की सज़ा तो मौत रखी है, सज़ाए मौत नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान से बगावत है उसकी चूँकि नौयत ज़रा मुख्तलिफ हो सकती है, उसके शवाहिद ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, तो उसमें सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है। लेकिन सेडिशन की बाद सूरतें ऐसी भी हैं जिसमें 2 साल कैद बामुशक्क़त भी उसी चार्ज पर जो जिसकी नौयत ज़रा हल्की होती है, यानी नर्म होती है, बहुत माइल्ड होती है, उस हवाले से उसकी सज़ा 2 साल कैद बामुशक्क़त भी है। लेकिन इसमें सेडिशन चार्जेस में सीआरपीसी में बहुत वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि पाकिस्तान से बगावत का मुकदमा अगर दर्ज होना है तो उसके लिए वफाकी हुकूमत की ज़रूरत है, वफाकी हुकूमत वो मुकदमा दर्ज कराएगी, या फिर सूबाई हुकूमत। अगर किसी ज़िले में ये होती है तो सूबाई हुकूमत ने ज़िले में बाद अफसरान मुकर्रर किए होते हैं, और उसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि उनमें से किसी एक अफसर को सूबाई हुकूमत मुकर्रर करेगी, और वो अफसर जो है वो मुकदमा इंदराज के हवाले से मामले का जायज़ा लेगा और फिर मुकदमा इंदराज करने की कार्रवाई का आगाज़ करेगा। मुकदमा पुलिस से दर्ज करना है, लेकिन कार्रवाई का आगाज़ सूबाई हुकूमत का मुकर्रर करना नुमाइंदा करेगा। अब इसमें एक और भी चीज़ है नाज़रीन, कि इसमें मुकदमात की 2 किस्म की नौयत है। एक वो जो जिसमें डेथ पेनल्टी नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल से लेकर और 8-10 साल तक की। उसकी नौयत कुछ और है और इसकी नौयत कुछ और है, लेकिन दोनों में मुद्दई जो है वो वफाकी हुकूमत बनेगी या सूबाई हुकूमत बनेगी, या ज़िले की सतह पर ज़िले इंतज़ामिया में से सूबाई हुकूमत का मुकर्रर करदा नुमाइंदा बनेगा उसका मुद्दई। अब उसमें एक और शर्त भी आयद की गई है। उसमें आर्टिकल 1 जो सीआरपीसी का 197 है आर्टिकल, उसमें ये कहा गया है और बहुत वाज़ेह तौर पर यह हिदायत दी गई है कि मुकदमे के इंदराज से पहले एक इंस्पेक्टर लेवल का अफसर मुकर्रर किया जाएगा, जो इब्तदाई तहकीकात करेगा कि क्या ये जुर्म सरजद हुआ है, अगर सरजद हुआ है तो किस हद तक हुआ है, वो उसकी अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा, उस अफसर को देगा जिसको सूबाई हुकूमत ने मुकर्रर किया है, और वो उसका जायजा लेने के बाद फिर मुकदमे का इंदराज होगा। तो इसके मुख्तलिफ मराहल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आम शहरी उठकर चला जाए और फिर वो आम शहरी उसकी तस्वीर शायद थाने में भी लगी हो, क्योंकि वो इक़दाम कत्ल और डकैती के इल्ज़ाम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और लाहौर के शहर में ही वो जाता है, और फिर वो उसको पुलिस का तो पकड़ती है, और बाद में फिर जो हुकूमती जमात है उसके अरकान उससे लाताल्लुकी का भी ऐलान करते हैं। मैं इस बात को का कायल हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नर पंजाब और जो जिन वज़रा के साथ उसकी तस्वीरें हैं उनके साथ कोई बहुत करीब हो, थोड़ी बहुत दुआसलाम हो सकती है, और उनको तो नहीं पता होगा कि ये किस नौयत का आदमी है, लेकिन चूँकि उस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो तहरीक इंसाफ से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ चुका है, तो इसलिए वफाकी हुकूमत से ये के लिए ये जान छुड़ाना ये बहुत ही मुश्किल होगा इस मुकदमे से, क्योंकि ये कह देना काफ़ी नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म ने नापसंदीदगी का इजहार किया या वज़ीर-ए-आज़म केक काट रहे थे। इस वजह से नाज़रीन ये मामला बिल्कुल मतलब बड़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर और जो मुस्लिम लीग नून है उसके दरमियान एक तरह से 1-to-1 की सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म को मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में एग्जोनरेट नहीं करेगी, वो ये तस्लीम नहीं करेगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। नाज़रीन, इसी मुकदमे के तनाजुर में अगर हम देखें तो एक और भी मामला चल रहा है, और फिर ये मुकदमा वापस नहीं हो रहा। आज मुस्लिम लीग नून के जो जिन रहनुमाओं के खिलाफ ये मुकदमा थे उनमें से 2 रहनुमा तो एक और थाने पहुँचे कि हमें गिरफ्तार कर ले, हम यहाँ आए हुए हैं, और फिर बाकी रहनुमा शादरा थाने पहुँचे, जिनमें मोहम्मद ज़ुबैर भी थे, राना साउला भी थे और दीगर लोग थे, और उन्होंने जाकर ये थाने में ये कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर ले, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा है। SHO बेचारा उनकी शक्ल ही देखता रहा।
इसी तरह फिर गुजरांवाला में वाकया हुआ, मुस्लिम लीग नून कॉर्नर मीटिंग करना चाहती थी अपने जलसे के हवाले से, पुलिस ने उसके ऊपर छापा मारा। अब ये इसमें देखने की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने उसकी इजाज़त ली थी या नहीं ली थी, और इंतजामिया ने इस हवाले से क्या रूल्स बनाए थे। लेकिन ये ना होता तो बेहतर होता, क्योंकि इससे यही तासुर गया, और बाद में इंतजामिया तब्दील कर दी गई, इससे यही तासुर गया कि वफाकी हुकूमत की और पीटीआई नहीं चाहती कि लोग अपने जमहूरी हुकूक जो हैं उनका मुजाहरा करें, मुतालबात के लिए एहतजाज करें या इस किस्म की कोई कॉल दी जाए। पीटीआई जो खुद इस्लामाबाद तक और आपको याद होगा कि अपारा से आगे उन्होंने रुकावटों को किस तरह से हटाया था। फिर जीटी माफ़ कीजिएगा पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर रुकावटों को किस तरह हटाया था। तो वो खुद अगर ये रुकावटें पैदा करेगी तो ये किसकी नेक नामी होगी। लेकिन इसी में अगर हम बात करें तो एक जानिब अपोजिशन जो है वो बहुत सरगर्म भी है जलसों जुलूसों को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन ज़रा सी तकसीम दिखाई देती है। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एजिटेट कर रही है एक आइनी मामला, जिसको आइन का ब्रीच उसको कहा गया है। जो कानून है उसके मुताबिक जो 12 नॉटिकल माइल्स की समंदरी पट्टी है वो उस सूबे को बिलोंग करती है जिस सूबे पर वो साहिली पट्टी मौजूद है। यानी अगर वो बलूचिस्तान का जो साहिल है उस पर जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत के हैं, और जो सिंध के साहिल पर कराची से बदीन और नीचे सरक्रीक तक जो समंदरी पट्टी है साहिली पट्टी वो उसके 12 नॉटिकल माइल सिंध की मिल्कियत होंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया 31 जुलाई की रात ऑर्डिनेंस जारी होता है। 2 अगस्त को वो गजट नोटिफाई किया जाता है, लेकिन पब्लिक में वो सामने नहीं आता 1 महीने तक। उस नोटिफिकेशन के तहत पोर्ट कासिम अथॉरिटी की हदूद में, जो पोर्ट कासिम है उसकी हदूद में बदला नामी जो जजीरा है वो और कराची के करीब जो दीगर जज़ायर हैं वो तमाम के तमाम वफाक के कंट्रोल में ले लिए जाते हैं। सूबाई हुकूमत के एक लेटर का हवाला दिया जाता है जो सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने लिखा है। वो लेटर सूबाई हुकूमत विड्रॉ भी कर चुकी है और सूबाई हुकूमत इसे गैर आइनी करार दे चुकी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ऑर्डिनेंस की तनसीख के लिए कौमी असम्बली में एक करारदाद भी जमा कराई है। लेकिन अपोजिशन इस आइनी ब्रीच के मामले में अपोजिशन की जो वो जमातें हैं जो पंजाब नवाज समझ लें या मुस्लिम लीग नून के करीब समझ लें, वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। पीपल्स पार्टी पीडीएम के जलसे की होस्ट है 18 अक्टूबर को, लेकिन पीडीएम का जोर गुजरांवाला के जलसे पर है जो बेसिकली नून लीग का जलसा था, लेकिन पीडीएम ने उसको ओन कर लिया। ये अपोजिशन की जो तकसीम है ये ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें सियासतदानों में भी और बियॉन्ड सियासतदान ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि पंजाब में अगर प्राइम मिनिस्टरशिप पंजाब में है तो अपोजिशन लीडर का रोल भी पंजाब में ही मौजूद रहे, पंजाब के ज़रिए इस मुल्क को चलाया जाए। ये और ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी। नाज़रीन, ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये तासुर बहुत सिंध के बहुत सारे लोगों में है। आज मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो ये एक ख़तरनाक रुझान है। फिर जो बगावत का मुकदमा है पाकिस्तान में वो भी एक ख़तरनाक रुझान है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत में कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हामी हैं या कोई बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं जो उन्होंने ये बिला सोचे समझे प्रोसिक्यूशन की और लीगल डिपार्टमेंट की राय लिए बगैर मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो ये कोई इतना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से मियाँ नवाज शरीफ जो हैं जो उसूली तौर पर अगर आप देखा जाए तो जब तक उनकी सज़ा मौजूद है कानूनी तौर पर वो एक मुजरिम तस्वुर होंगे। गो के सियासतदान और उनके चाहने वाले इस बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन जब तक वो अदालत मौजूद है वो सियासी है या गैर सियासी है इससे कतई नज़र, नैब का या हुकूमत का दबाव है या नहीं है इससे भी कतई नज़र, जब तक ये सज़ा मौजूद है अदालत कोई दूसरी अदालत उसे कलदम करार नहीं देती। नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं और मुजरिम ज़रूर हैं। उस सूरत हाल में भी उनको वो मज़ीद हीरो बनाएगी ये सूरत हाल। बगावत के मुकदमे का बेहतर रास्ता तो यही है कि वफाकी हुकूमत अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जान छुड़ाना चाहती है तो उसको ये करना होगा, और अगले दिनों में शायद ये होता दिखाई भी दे कि प्राइम मिनिस्टर को ये राय लेने के बाद मुकदमा वापस लेने की हिदायत करना पड़े, क्योंकि 48 घंटे पहले इस मुकदमे के इंदराज से सिर्फ 48 घंटे पहले हम ही ने पहली मरतबा इस वीडियो में ये पेशगोई की थी कि बगावत के मुकदमा कायम होते दिखाई दे रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बगावत का ये मुकदमा वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे नवाज शरीफ साहब की सियासी शोहरत बढ़ रही है, पोजीशन मुस्तहकम हो रही है, अपोजिशन मुस्तहकम हो रही है। लेकिन
हुकूमत कमज़ोर हो रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपसे ये दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, AM न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस प्रोग्राम का नाम व्यूज़ ऑन न्यूज़ है। इसे सब आप मुलाहिज़ा कीजिए, इसे व्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।